नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है भाग्य का खेल। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सिया बेटी, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया है। बारिश थम जाने के बाद चली जाती। माँ ने खिड़की के पास खड़ी सिया से कहा, नहीं माँ, रवि मेरा इंतज़ार करते होंगे, मुझे अब जाना चाहिए। कहकर सिया ने माँ बाबूजी से विदा ली और गाड़ी में बैठ गई। बरसात अब थोड़ी थम गई थी और मौसम सुहावना हो चला था। कार में बैठे बैठे सिया के स्मृति पटल पर अतीत की लकीरें फिर से खिंचने लगी। आज यह ड्रामा उसके साथ छठी बार हुआ था। वर पक्ष के लोग, जिनके लिए माँ बाबूजी सुबह से ही तैयारी में लग रहे थे, सिया से फिर वही जिद की जाती कि वह जल्दी से अच्छी तरह तैयार हो जाए, मेकअप से चेहरा थोड़ा ठीक कर ले। पर सिया का कुछ करने का मन न करता। माँ के तानों से दुखी हो वह बुझे मन से फिर भी एक आशा के साथ मेहमानों के लिए नाश्ते की ट्रे लेकर प्रस्तुत होती। पिताजी कहते, बड़ी सुशील व सुघड़ है हमारी सिया, बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। माँ भी सिया के बनाए व्यंजनों की तारीफ करना नहीं भूलती, पर सब व्यर्थ। वर पक्ष के लोग सिया के गहरे काले रंग को देखते ही मुंह बिचका देते और बाद में जवाब देने का वादा कर मूक इनकार का प्रदर्शन कर ही जाते। आज भी ऐसा ही हुआ और हमेशा की भांति फिर शुरू हुआ माँ का तानाकशी का पुराण। बुआ भी सिया की बदसूरती का वर्णन अप्रत्यक्ष ढंग से करते हुए आग में घी डालने का कार्य करती। वैसे हमदर्दी का दिखावा करते हुए कहती, बेचारे के भाग्य की विडंबना है, कितनी सीधी और सुघड़, हर कार्य में निपुण है, पर कुदरत ने इसे इतना काला कलूटा तो बनाया ही, अच्छे नाक नक्श भी नहीं दिए। ऐसे में भला कौन सा सुंदर नौजवान शादी के लिए इसके साथ हामी भरेगा। हाँ, कोई उससे 19 हो तो कुछ बात बन जाए। सिया कुछ भी न कह पाती और अपनी किस्मत पर सिसक सिसक कर रो पड़ती। अब तो उसकी आंखों के आंसू भी सूखने लगे थे। उसके साथ एक विडंबना यह भी थी कि पैदा होते ही उसकी माँ चिर निंद्रा में सो गई। पिताजी ने घर वालों व बहनों के कहने पर दूसरी शादी कर ली। नई माँ जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खूबसूरती से उसने सिया के प्रति प्यार जताया था। पर जब से उसने रिया व सुंदरी जैसी खूबसूरत बेटियों को जन्म दिया था, सिया के प्रति उसका प्यार लुप्त हो गया था। सिया इस घर में मात्र काम करने वाली एक मशीन बनकर रह गई थी। छोटी बहनों को घर के काम करने से एलर्जी थी। घर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लगती तो सिर्फ सिया पर। वैसे माँ भी जानती थी कि सिया से उसे कितना सहारा है। कभी कभी तो वह कह देती कि सिया न हो तो घर का एक पत्ता भी न हिले, पर ये सब औपचारिक बातें थीं। माँ को नाज था तो सिर्फ अपनी बेटियों पर कि उन्हें तो कोई भी राजकुमार स्वयं मुँह से मांगकर ले जाएगा, और ऐसा हुआ भी। बड़ी बेटी रिया अपनी सखी की शादी में गई और वहाँ कुंवर को पसंद आ गई। पिताजी ने तो कहा कि पहले सिया के हाथ पीले हो जाएं। माँ के यह कहने पर कि बड़ी के चक्कर में वे अपनी दोनों बेटियों को कुंवारी नहीं रख सकती, वे थोड़ा आहत भी हो गए थे। बड़ी बेटी रिया की शादी के बाद तो माँ को बस छोटी बेटी सुंदरी की चिंता थी। पर हुआ यह कि जब सिया को 7वीं बार दिखाया गया, उस दौरान सुंदरी के रूप की राधा ने मोहन का मन हर लिया और वह सिया की बजाय सुंदरी को अपने घर की शोभा बनाकर ले गया। अब रह गई तो सिर्फ सिया। बाबूजी जब कहते कि सिया के हाथ पीले हो जाते तो इसकी माँ की आत्मा को शांति मिलती, तो माँ जवाब देने से न चूकती, सिया का विवाह नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष, इसका भाग्य ही खोटा है। मैंने तो कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके चक्कर में मैं अपनी बेटियों को उम्र भर कुंवारी तो नहीं रख सकती। 32 की तो यह हो गई, मुझे तो 40 तक इसके आसार नजर नहीं आते। फिर भी पिताजी सिया के लिए सतत प्रयत्नशील रहते। सिया भी पिता की सहन शक्ति के आगे चुप थी।
पर जब पिताजी ने फिर से यह ड्रामा एक बार दोहराने को कहा तो सिया में ना जाने कहां से पिताजी का विरोध करने की शक्ति आ गई और जोर की आवाज़ में कह ही दिया, नहीं, अब और नहीं। पिताजी, मुझ पर दया करो। अपमान का घूंट मैं बार बार नहीं पी सकूंगी। पिताजी, मुझ अभागिन को बोझ समझते हो तो मैं नौकरी कर अपना निर्वाह खुद करूंगी। सिया ने इस बार किसी की परवाह न करते हुए एक बुटीक में नौकरी कर ली। अब उसकी दिनचर्या और भी व्यस्त हो गई। घर के अधिकांश कार्य वह सवेरे तड़के निपटाकर नौकरी पर जाती और शाम तक व्यस्त रहती। रात को सारा काम निपटाकर ही सोती। अब उसे उदासी के लिए समय ही न मिलता। काम में व्यस्त रहकर वह संतुष्ट रहती। उसकी कोई सखी सहेली भी नहीं थी जिसके साथ अपना सुख दुख बांटती। परिवार के सदस्यों के बीच उसने अपने को हमेशा तन्हा ही पाया था, पर अब उसे मानसी जैसी एक अच्छी सहेली मिल गई थी। मानसी ने ही सिया को अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। वह सिया की कार्यकुशलता व उसके सौम्य स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। उसने सिया को प्रोत्साहित किया कि वह अपने में थोड़ा परिवर्तन लाए और जमाने के साथ चले। उसने सिया को चुस्त, स्मार्ट और सुंदर दिखने के सभी तौर तरीके बताए। सिया पर मानसी की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसके व्यक्तित्व में गजब का बदलाव आया था। एक दिन मानसी ने सिया को अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। शाम को जब वह उसके घर पहुंची तो बड़ी उम्र के एक बदसूरत से युवक ने दरवाज़ा खोला। तभी मानसी की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे मुकेश, सिया को बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी लाओगे? सिया, यह मेरे पति मुकेश, और मुकेश, यह सिया। दोनों का परिचय कराते हुए मानसी ने चाय की ट्रे मेज पर रख दी। सिया थोड़ी अचंभित थी इस विपरीत जोड़े को देखकर। सच, मानसी कितनी खूबसूरत, कितनी स्मार्ट है और ऊपर से अपना खुद का व्यापार करती है। कितने खूबसूरत ड्रेसेस का प्रोडक्शन करती है, औरों को भी खूबसूरत बनाती है। और कहाँ उसका यह पति, काला, मुंह पर चेचक के दाग। सिया अभी सोच ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। मुकेश ने फ़ोन रिसीव कर मानसी और सिया से जाने की इजाज़त मांगी। अर्जेंट केस होने की वजह से वह फ़ौरन गाड़ी लेकर रवाना हो गया। उसके जाने के बाद खाना खाते हुए सिया ने मानसी से कहा, दीदी, क्या आपका प्रेम विवाह? मानसी ने बात काटते हुए कहा, हाँ, मेरा प्रेम विवाह हुआ है। मेरे पति मुकेश भौतिक सुंदरता के नहीं, मन की सुंदरता के मालिक हैं और मुझे ऊंचा उठाने में मेरे पति का ही श्रेय है। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। मानसी ने बताया कि एक एक्सीडेंट के दौरान उनका पूरा परिवार खत्म हो गया था और उनके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में उन्हें डॉक्टर मुकेश ने ही संभाला और टूटने से बचाया। जहां मन मिल जाते हैं वहां सुंदरता, कुरूपता का कोई अर्थ नहीं होता। सिया यह सुनकर द्रवित हो उठी थी। खाना खत्म कर सिया ने जाने की इजाज़त मांगी। मानसी से विदा होकर वह कुछ दूर ही चली थी कि उसने देखा एक स्कूटर सवार तेजी से एक रिक्शे को टक्कर मारकर आगे निकल गया। रिक्शे में बैठे वृद्ध दंपति अपने पर नियंत्रण न रख सके और वृद्ध पुरुष रिक्शे से गिर पड़ा। उसकी पत्नी घबराकर सहायता के लिए चिल्लाने लगी। सड़क पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। सिया भागी भागी उनके पास पहुंची। उसने वृद्धा को ढांढस बताते हुए उनकी दवाइयाँ जो सड़क पर गिर गई थीं समेटी और वृद्ध को सहारा देकर उठाया। उसकी कुहनियाँ छिल गई थीं और खून बह रहा था। सिया ने पास में ही एक डॉक्टर के क्लिनिक पर ले जाकर उस वृद्ध की ड्रेसिंग कराई। उस वृद्धा ने सिया को आशीर्वाद देते हुए बताया कि वे कुछ ही दूरी पर रहते हैं। तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर को दिखाकर घर वापस जा रहे थे। सिया ने उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर विदा ली। वृद्ध पुरुष ने, जिनका नाम रमानाथ था, कहा, बेटी, तुम कल आने का वादा करके जाओ।
उन्होंने इतने प्यार से विनम्रता से निवेदन किया कि सिया इनकार न कर सकी। घर में घुसते ही माँ ने उसे आड़े हाथों लिया। पिताजी ने भी देरी का कारण न पूछते हुए मौन निगाहों से सिया को देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। सुबह जब सिया ने पिताजी को रात की घटना बताई, पिताजी बहुत खुश हुए और ऑफिस से लौटते हुए रमानाथ बाबू का हालचाल पूछकर आने को कहा। सिया ने मानसी से दोपहर में ही छुट्टी ले ली और रमानाथ बाबू के घर की ओर चल पड़ी। सिया को रमानाथ जी और उनकी पत्नी से इतना लगाव हो गया कि वह रोज उनसे मिलने जाती। उनकी सेवा से उसे एक सुखद अनुभूति होती। उस दिन वह ऑफिस जाने के लिए आधा घंटा पहले घर से निकली तो उसके कदम रमानाथ जी के घर की तरफ बढ़ गए। दरवाजा माँ जी की बजाय एक लंबे और आकर्षक नौजवान ने खोला। भीतर से रमानाथ बाबू की आवाज़ आई, अरे सिया बेटी, चली आओ, मैं बरामदे में हूँ। उन्होंने सिया से उस नौजवान का परिचय कराते हुए कहा, यह हमारा बेटा रवि है। IAS की ट्रेनिंग पूरी करके मसूरी से कल ही लौटा है। सिया ने धीरे से रवि से अभिवादन किया। रवि ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ सिया जी। मेरी अनुपस्थिति में आपने मेरे माँ बाबूजी का ख्याल रखा। तभी माँ जी चाय लेकर आ गई और बोली, रवि बेटा, यही है मेरी बहू, क्या तुझे पसंद है? और हाँ बेटी, तू भी इनकार नहीं करना, मेरा बेटा बड़ा अफसर है, तुझे बहुत खुश रखेगा। सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह रोते हुए बोली, माँ जी, आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। कहाँ मैं और कहाँ रवि बाबू? फिर मैं आपकी पसंद हूँ पर आपके बेटे की तो नहीं। रवि, जो चुपचाप खड़े थे, धीमे से मुस्कुराकर बोले, देखिए सिया जी, शादी विवाह की बात तो माँ बाप ही तय करते हैं और मैंने अपनी पसंद अपनी माँ से कह दी। क्या आपको कोई आपत्ति है? मुझे आप जैसी ही लड़की की तलाश थी। यदि मैं आपको पसंद नहीं तो नहीं रवि बाबू, दरअसल बात यह नहीं, यह नहीं तो कहो हाँ, बोलो हाँ। और फिर सिया भी सभी के साथ हंस पड़ी। तब रमानाथ बाबू ने सिया को आदेशात्मक स्वर में कहा, बेटी, आज ऑफिस नहीं, घर जाओ। हम सब शाम को तुम्हारे रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। शाम को रमानाथ बाबू रवि और उसकी माँ के साथ आए। वे सिया की मंगनी रवि के साथ तय कर शादी की तारीख भी पक्की कर गए। सभी तरफ खुशी का माहौल था। सभी रिश्तेदार, पास पड़ोसी सिया के भाग्य से चकित थे। माँ भी इठलाकर कह रही थी कि मेरी सिया तो लाखों में एक है। तभी तो रवि जैसा उच्च पदस्थ दामाद मिला। सिया भी सोच रही थी कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आता ही है, पर उसके जीवन में रात बहुत लंबी हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, इस दिन के उजाले ने उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। तभी गाड़ी का ब्रेक लगते ही सिया अतीत से निकलकर वर्तमान में लौट आई। उसने देखा रवि उसके इंतजार में बाहर ही खड़े हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।